नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की कहानी शुरू होने से पहले बस एक बात याद रखिएगा, घर दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो एक दूसरे के लिए दिल से खड़े रहते हैं। और जब घर में प्यार की जगह ताने आने लगे, तो रिश्ते भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको चौंकाएगी भी, सीख देगी भी, और शायद आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं मिल भी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे दिल को छू लेने वाली कहानी। वसंत सिंह जी घर के मुखिया थे। चेहरे पर झुर्रियां, आवाज में रब और बातों में ऐसी गंभीरता कि कोई भी उनके सामने ज्यादा देर न टिक सके। पर जो उन्हें करीब से जानते थे, वे यह भी जानते थे कि उनका दिल बेहद नरम था। बाहर से चाहे जितने कठोर दिखें, घर के हर सदस्य के सुख दुख का ख्याल उनसे बढ़कर कोई नहीं रखता था। थोड़े रूढ़िवादी विचारों के थे। उन्हें अपने जमाने की परंपराएं, रीति रिवाज और बड़ों के आदर की बातों पर पूरा भरोसा था। लड़की की जगह ससुराल में होती है और बेटे की जिम्मेदारी घर की नींव संभालना है। यह वाक्य वे अक्सर कहा करते। उनकी पत्नी कमला जी बिल्कुल अपने पति की परछाई थीं। चेहरे पर शक्ति, बातों में तेवर और हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की आदत। वसंत सिंह जी का परिवार बड़ा था, एक संयुक्त परिवार जैसा। बड़ा बेटा अजय जिम्मेदार मगर शांत स्वभाव का। छोटा बेटा विनय अभी कुंवारा था और नौकरी में नया नया कदम रखा था। दो बेटियां, बड़ी संध्या जिसकी शादी हो चुकी थी लेकिन अक्सर मायके में रहना उसकी मजबूरी बन चुकी थी, और छोटी आरती जो कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त थी। वसंत सिंह जी की बड़ी बहन लता दीदी घर की एक स्थायी छाया थीं। उम्र में वसंत सिंह से बड़ी होने के बावजूद उनके जीवन की पीड़ा ने उन्हें समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। चेहरे पर गहरी लकीरें और आंखों में एक अजीब सी थकान, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में अपनापन झलकता था। उनकी शादी बहुत पहले एक अच्छे घर में हुई थी, लेकिन किस्मत ने उनके हिस्से में मातृत्व का सुख नहीं लिखा था। शादी के कुछ वर्षों बाद जब यह बात सबको समझ आई कि लता संतान नहीं दे पाएंगी, तो ससुराल वालों का रवैया धीरे धीरे बदल गया। ताने, तिरस्कार और अपमान के बीच एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया गया। पति ने दूसरी शादी तो नहीं की, मगर दूरी बना ली, और फिर लता ने भी दिल में ठान लिया, अब उस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। वह मायके लौट आईं और सौभाग्य से उनका भाई वसंत सिंह उनके लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया। वसंत सिंह जी ने कभी उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि वे इस घर में बोझ हैं। वे अक्सर कहते, दीदी तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। लता यह सुनकर मुस्कुरा देती, पर कमला जी के भीतर यह बात हर दिन एक कांटे की तरह चुभती। उन्हें लगता कि उनके पति अब हर निर्णय में दीदी की राय पूछते हैं, जैसे इस घर की मालकिन वही हो। धीरे धीरे यह चिढ़ मन में जलन में बदल गई। बातें सीधी नहीं कही जाती थीं, पर ताने अक्सर हवा में तैरते रहते थे। जब वसंत सिंह जी घर से बाहर होते, कमला जी का चेहरा बदल जाता। कई बार रसोई या आंगन में जब दोनों अकेली होती, तो तानों उलाहनों का सिलसिला चल पड़ता। कमला ताने में कहती, अरे दीदी, सब कुछ तो आप ही बताइए वसंत सिंह को, अब हम तो बस नाम की गृह लक्ष्मी हैं इस घर की। लता बुआ हंसते हुए कहती, अरे भाभी, तुमसे अच्छा कौन संभाल सकता है इस घर को? मैं तो बस अपनी राय रखती हूं, अब मानना या ना मानना तुम्हारे पति की मर्जी। कमला गुस्से से कहती, राय नहीं दीदी, आप तो हुक्म सुनाती हैं, हर बात में अपनी टांग अड़ाती हैं। लता बुआ तीखे लहजे में, तो क्या करूं भाभी, भाई पूछे बिना कोई फैसला ही नहीं लेते। तुमसे तो सलाह लेना छोड़ दिया है उन्होंने। दोनों में अक्सर ऐसे ही नोकझोंक हो जाती, लेकिन मजे की बात यह थी कि बाहर के किसी सदस्य को कभी इन झगड़ों की भनक तक नहीं लगती थी। वसंत सिंह जी को तो लगता कि घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक दिन सुबह का वक्त था। लता बुआ रसोई में बहू प्रिया के साथ सब्जी काट रही थीं। कमला जी अंदर से निकलीं और जैसे ही लता को अंदर देखा, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्य घुल गया। अरे दीदी, आज फिर रसोई में? अच्छा है, शायद आज कोई कमी नहीं पड़ेगी किसी को। लता बुआ धीरे से बोली, कमी क्यों पड़ेगी भाभी, घर तो सबका है ना। कमला तेज लहजे में, हाँ हाँ घर सबका है, लेकिन सबको अपनी हद भी पता होनी चाहिए।
मायके को अपना घर बनाना भी कोई बात है क्या? प्रिया बहू चुपचाप सब देखती रही। माँ जी, चाय बन गई है, मैं देती हूं। तू बीच में बात मत काट। जिस घर की बात हो रही है वहां तेरा कोई लेना देना नहीं है। लता ने प्रिया की ओर देखा और धीरे से कहा, कोई बात नहीं बहू, मैं संभाल लूंगी। लेकिन कमला जी रुकी नहीं। दीदी, सच कहूं तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ससुराल लौट जाएं। अभी भी आपके पति जिंदा हैं, शायद इंतजार कर रहे हों आपका। लेकिन लता बुआ भी कहां कम थीं। वह भी अपनी भाभी कमला को खरा खरा जवाब देने लगीं। अरे क्यों जाऊं मैं अपने ससुराल? ये मेरे भाई का घर है। मेरा भाई मुझे बोझ नहीं समझता। तो तुम होती कौन हो? हाँ, पराए घर की आई हुई। कमला ने होंठ भींचे और धीरे से बड़बड़ाई। हाँ, रहो ना, जैसे कोई कदर करता हो तुम्हारी। वसंत सिंह जी के बड़े बेटे अजय की शादी को 1 साल ही हुआ था, पर उस 1 साल में ही रिश्ते की मिठास फीकी पड़ चुकी थी। अजय जिम्मेदार था, मगर स्वभाव से दबा हुआ। वह हर बात में हां मां कहकर चुप रह जाने वालों में था। न मां को नाराज करना चाहता था, न पत्नी को दुखी। लेकिन यही उसकी चुप्पी धीरे धीरे दीवार बन गई थी, जो प्रिया और उसके बीच खड़ी हो गई थी। प्रिया समझदार थी, पढ़ी लिखी थी और हर बात में सलीके से जवाब देने वाली थी। पर उसके मन में बहुत कुछ था जो वह कह नहीं पाती थी। शादी से पहले उसने सोचा था कि वह एक प्यार करने वाले परिवार में आएगी, लेकिन यहां तो हर दिन परीक्षा थी। सास कमला जी का स्वभाव ऐसा था कि घर में उनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और अगर कोई बोल भी दे तो कमला जी की तीखी जुबान उसे वहीं रोक देती। एक शाम को रसोई से सब काम निपटाकर प्रिया आंगन में बैठी थी। सामने लता बुआ आईं, हाथ में चाय का प्याला ली। बहू, थक गई होगी आज, सुबह से काम में लगी रही। थकान तो अब रोज का साथ ही हो गई है बुआ जी, लेकिन आपको देखकर मन थोड़ा हल्का हो जाता है। अरे मैं हूं ही इसी काम के लिए। चल बता, आज फिर क्या हुआ सास बहू में? प्रिया ने गहरी सांस ली। कुछ नया क्या होगा बुआ जी, वही रोज की बातें। आज मैंने दाल में नमक थोड़ा कम डाल दिया था। बस पूरे दिन मुझे सुनना पड़ा कि बहुएं आजकल घर को घर नहीं समझती, नौकरी की तरह निभाती हैं। लता ने चाय का घूंट लिया और आंखें सिकुड़ते हुए बोली, तेरी यह सांस तो ऐसी ही है बहू। मुझे याद है जब मैं इस घर में आई थी, तब मुझे भी बोलती थी कि दीदी अब ज्यादा मत बोलिए, ये घर मेरा है। प्रिया धीरे से, आपको भी बुआ? मुझे क्या, किसे नहीं बोला है उसने? मुझे तो अब आदत हो गई है। लेकिन तू क्यों चुप रहती है? कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है। प्रिया ने सिर झुका लिया। जवाब दूं भी तो किसे? बुरा लगेगा। पता नहीं बुआ जी, अजय तो कुछ बोलता ही नहीं। मां जी के सामने तो उसकी जुबान बंद हो जाती है। अरे लड़के ऐसे ही होते हैं, डरते हैं मां की छाया से। पर तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। लता बुआ की आवाज में अपनापन था, पर उसी अपनापन में एक हल्की कड़वाहट भी थी, शायद कमला के लिए। धीरे धीरे दोनों की यह बातें एक आदत बन गई थीं। अब जब भी कमला कोई सख्त बात कहती, प्रिया सीधा बुआ जी के कमरे में चली जाती और वहां बैठकर सब गिला शिकवा करती। लता बुआ भी पीछे नहीं रहती। वे पुराने जख्म कुरेद देती, पुराने ताने सुना देती और फिर दोनों देर तक कमला की बुराई करते हुए वक्त गुजारती। दूसरी ओर कमला जी को यह सब भनक लगने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कि बहू और ननंद दोनों अब मिलकर उनके खिलाफ माहौल बना रही हैं। उनके चेहरे पर अब पहले जैसी शांति नहीं रही। हर बात पर चिड़चिड़ापन झलकने लगा था। एक दिन सुबह सुबह ही रसोई में उनकी आवाज गूंज उठी, प्रिया, यह क्या हाल बना रखा है रसोई का? चूल्हा ठंडा पड़ा है और तू अभी तक झाड़ू पोंछा भी नहीं कर पाई। प्रिया धीरे से, मां जी, मैं सब कर रही थी, बस दूध आने का इंतजार कर रही थी। कमला कटाक्ष से, हाँ हाँ, इंतजार करती रह। जब पूरा घर भूखा रह जाएगा ना, तब समझ आएगा। ऐसी लड़की को बहू बनाकर हमने तो गलती कर दी। काश शुरू में ही इनकार कर दिया होता। प्रिया के हाथ कांप गए। अजय दरवाजे के पास खड़ा था, पर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुनता रहा। कमला और तेज होकर बोली, देख अजय, तेरा चेहरा भी बुझा बुझा सा रहता है। अब समझ में आता है कि क्यों। ये तेरी बीवी है ही ऐसी, बोलती कम है, काम और कम करती है,
और साजिशें ज्यादा करती हैं। अजय कुछ बोलने ही वाला था कि लता बुआ अंदर आ गईं। उनकी आंखों में गुस्सा था। भाभी, जरा धीरे बोलिए ना। ये बहू है, नौकरानी नहीं। अगर हर बात में अपमान ही करना है तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कमला तमतमाकर, अरे वाह, अब आप बोलेंगे मुझे कैसे बोलना है मेरे ही घर में। लता तीखे स्वर में, घर आपका है, पर बहू भी इस घर की बहू है, उसे भी इज्जत चाहिए। आप तो सबके सामने उसे नीचा दिखा देती हैं। वसंत सिंह जी आंगन से अंदर आए तो दोनों औरतें चुप हो गईं। घर का माहौल भारी हो गया था। अजय ने नजरें झुका लीं और प्रिया आंखों में आंसू लिए नाश्ता बनाने में लग गई। घर में सिर्फ कमला को ही अपनी बहू और अपनी ननंद से परेशानी थी। बाकी घर के सदस्य सभी अच्छे थे। यहां तक कि बेटियां भी अच्छे स्वभाव की थीं। बड़ी बेटी संध्या अपने ससुराल में थी और छोटी बेटी आरती अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया ने शुरुआत के 5 से 6 महीने तक सब कुछ चुपचाप सहा। सास के ताने, आदेश, कटाक्ष, सब कुछ बिना जवाब दिए झेलती रही। कभी सोचा कि शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा। कभी खुद को समझाया कि नई जगह है, नई जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा झुकना ही समझदारी है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह झुकना अब उसकी आदत बनती जा रही है और सांस की आदत उसे दबाने की। हर सुबह कोई नया ताना, हर शाम कोई नई शिकायत। कभी चाय में चीनी ज्यादा, तो कभी साड़ी ठीक से नहीं पहनी। और अगर प्रिया चुप भी रहे तो कमला को उसकी चुप्पी भी खटकती। मुंह में जुबान नहीं है क्या, या फिर हमें कुछ समझती ही नहीं। अजय सब कुछ देखता था, पर हमेशा वही पुराना वाक्य बोलता, मां को समझने की कोशिश करो प्रिया, वो दिल से बुरी नहीं है। एक दिन जब ताने कुछ ज्यादा बढ़ गए तो प्रिया का सब्र टूट गया। रात का समय था। दोनों अपने कमरे में बैठे थे। अजय दफ्तर से अभी लौटा था। प्रिया ने गुस्से से पल्ला झटक कर कहा, देखो अजय, मुझसे अब तुम्हारी मां के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। हर दिन कोई ना कोई नया बहाना लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। अजय थका हुआ, धीमे स्वर में, फिर से वही बात प्रिया, मां का स्वभाव ही ऐसा है, तू हर बात दिल पर ले लेती है। प्रिया तेज होकर, दिल पर ना लूं तो क्या करूं अजय, आखिर वो मुझसे जलती क्यों है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। अजय संभलते हुए, अरे नहीं, मां क्यों जलेगी तुझसे, तू बस ज्यादा सोचती है। प्रिया कड़वे स्वर में, नहीं अजय, अब ये बहाने मत दो, मैं सब समझती हूं। तुम्हें अपनी मां में कोई कमी नहीं दिखती, और मैं तो जैसे इस घर में किसी गिनती में ही नहीं आती। देखो, अगर तुम्हारी मां बदली नहीं ना, तो मैं फिर इस घर में रहना पसंद नहीं करूंगी, अलग शिफ्ट हो जाऊंगी। अजय को पत्नी की बातें बुरी लगीं। क्या मतलब है तुम्हारा प्रिया? मेरा मतलब यही है कि हम दोनों को फिर अलग शिफ्ट होना होगा। बस इतना सुनते ही अजय चिढ़ सा गया और आंख दिखाकर कहने लगा, यह ख्याल फिर कभी लाना भी नहीं अपने छोटे से दिमाग में। अरे, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ दूंगा? अरे, तुमको अक्ल भी है? मैं जानता हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तुम अगर शांत रहती तो शायद मम्मी का गुस्सा शांत हो जाए। और ऐसे ही प्रिया अजय के सुझाव को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अब जैसे को तैसा देगी। सुबह जब नीचे अजय उतरा तो कमला जी पूजा कर रही थी। चेहरे पर वही संतुष्ट भाव, जैसे उन्हें किसी बात की भनक भी ना हो। लेकिन उनके कानों तक रात की ऊंची आवाज पहुंच चुकी थी और वो कान लगाकर सुनती भी थी। उन्होंने अजय की ओर देखा और कहा, कल रात फिर तेरी बीवी मुझ पर चिल्ला रही थी क्या? अब तो बोलना भी सीख गई है। मैंने कहा था ना, इस लड़की में संस्कार नहीं है। अजय कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप नाश्ता किया और दफ्तर चला गया। लेकिन पीछे रह गई दो औरतें, एक सास जो अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहती थी और एक बहू जो अब अपनी आवाज दबाना नहीं चाहती थी। इसी बीच होली आने वाली थी। छुट्टियों में सभी के सभी मौजूद थे। संध्या भी ससुराल से आई हुई थी कुछ दिनों के लिए। वहीं कमला जी का छोटा बेटा विनय भी अब हमेशा के लिए इधर आ चुका था, क्योंकि उसकी नई नौकरी भी इसी शहर में थी। घर में परिवार ही परिवार था, अब कामों का ढेर भी उतना ही। ऐसा नहीं था कि सारा काम बहू प्रिया को ही करना पड़ेगा, बल्कि हर कोई हाथ बटा देता था। यहां तक कि कमला जी भी मिलकर घर का काम संभालती थीं। उस दिन सुबह का वक्त था।
चाय नाश्ता तो कब का हो चुका था। बस अब खाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। चूल्हे के पास कमला जी और प्रिया बैठी सब्जियां काट रही थीं। संध्या रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और चेहरे पर थकान की लकीरें साफ झलक रही थीं। कमला जी ने उसे देखते ही टोका, अरे संध्या, ये क्या हाल बना रखा है बिटिया? तेरे ससुराल में दूध घी की कमी है क्या? चेहरा तो बिल्कुल मुरझाया पड़ा है। संध्या ने हल्की मुस्कान दी, कुछ नहीं मां, बस थोड़ा काम ज्यादा रहता है इन दिनों। तभी लता बुआ, जो बगल के कमरे से आती आवाजें सुनकर चली आई थीं, ताना मारते हुए बोली, काम ज्यादा रहता है क्या? सास ज्यादा काम करवाती है? यह भी तो हो सकता है। कमला ने एक पल लता बुआ की ओर देखा, भौहें तन गईं, मगर कुछ बोली नहीं। बुआ मुस्कुराई और आगे कहने लगी, देखो संध्या बेटी, हम तो बस यूं ही पूछ रहे हैं, वरना बहुत सी लड़कियां तो ससुराल की चक्की में पीस पीस कर ऐसी ही हो जाती हैं, और अगर सास जरा भी तड़मी हो तो फिर समझो जिंदगी नरक। उन्होंने जानबूझकर शब्दों पर जोर दिया, सास तड़मी, और नजर सीधी कमला की तरफ डाल दी। प्रिया, जो बगल में सब्जी काट रही थी, हल्के से मुस्कुराई और धीरे से सिर झुकाकर सब्जियों पर फिर से ध्यान देने लगी। उसे लगा जैसे बुआ ने उसकी तरफदारी कर दी हो। संध्या ने माहौल संभालने की कोशिश की, नहीं नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ी कमजोर हो गई हूं। डॉक्टर ने भी कहा है कि आयरन की कमी है। कमला ने तब तक सब्जी का बर्तन उठा लिया और रखते हुए बोली, हां, अब बहाने तो सब बना लेते हैं। ससुराल की जिंदगी थोड़ी आसान नहीं होती, औरतों को सहना ही पड़ता है। हमने भी बहुत कुछ झेला था अपने समय में, तब जाकर यह घर खड़ा हुआ है। लता बुआ ने सिर झटका और धीमे स्वर में कहा, झेला था या सबको झेलने पर मजबूर किया था, यह तो सबको पता है। अब दाल की कचौड़ी और सब्जी की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। आरती कॉलेज की बातें कर रही थीं और विनय बीच बीच में हंसी ठिठोली करता रहा। विनय ने अचानक कहा, मां, अब तो घर में बहू भी है, आप थोड़ा आराम किया करो ना। कमला ने झट से पलटकर कहा, अरे रहने दे, बहू को तो बस नाम की जिम्मेदारी है, काम तो मुझसे ही होता है। प्रिया ने यह सुनते ही थोड़ा रुककर विनय की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं तो सुबह से रसोई में ही हूं मम्मी जी, आप चाहे तो बाकी मैं कर लूं। कमला ने झिड़कते हुए कहा, रहने दो, तुमसे क्या बनेगा? नमक भी ठीक से नहीं डाल पाती हो खाने में, जब तक मैं हूं तभी काम सही तरीके से होगा। संध्या ने हंसकर कहा, मां, अब तो जमाना बदल गया है, अब तो सब काम बांट कर करते हैं। कमला ने तीखे स्वर में कहा, तू चुप रह, अपने ससुराल में जाकर बांटना, यह मेरा घर है और मेरे नियम हैं। अब हर कोई किचन में मौजूद था। संध्या के आने के कारण तरह तरह के व्यंजन भी बन रहे थे। यहां कमला जी बार बार प्रिया को टोके जा रही थी, अरे जल्दी करो, सब समझ रही हूं, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरी बेटी आई हुई है ना, तो तुम्हें जलन हो रही है, अब जल्दी जल्दी बनाओ, अगर देरी हुई ना तो बहुत बुरा होगा। उधर लता बुआ पास खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने झट से आगे बढ़कर कहा, ला प्रिया बिटिया, ये सब मैं कर देती हूं, तू जरा सांस ले ले, सुबह से पीस रही है तू। और बुआ बड़बड़ाने लगी, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ प्रिया ही सुन सके, हाय रे, ये कैसी औरत है, न जाने किस जन्म का बदला ले रही है इस बेचारी से। इतना सब करने के बाद भी ताने सुनने पड़ते हैं, भगवान भी ऐसे सांस से बचाए। प्रिया ने हल्की मुस्कान से कहा, छोड़िए बुआ, रहने दीजिए, बड़ी बेकार औरत से पाला पड़ गया है हम सबका। लता बुआ ने तुनक कर कहा, मेरा तो जी जल ही रहा है इसे देख के, बहू या नौकरानी बना रखी है इसने, और ऊपर से ताने ऐसे देती है जैसे कोई ठेका लिया हो दूसरों को नीचा दिखाने का। इतने में संध्या भी आ गई। उसने अपनी साड़ी का पल्ला संभालते हुए कहा, मां, मैं भी मदद कर देती हूं, इतने सारे काम हैं, अकेली प्रिया भाभी कैसे सब संभालेंगी? कमला जी की भौहें तनी, गुस्सा चेहरे पर साफ झलक गया। जा, तू अपने कमरे में आराम कर, 4 दिन के लिए आई है और लगी किचन में झांकने, मैंने कहा ना, जा संध्या। संध्या ठिठक गई, मां, बस थोड़ा सा बर्तन धो देती हूं। फिर कहा ना, मत कर कुछ भी, तेरी यह सेवा मुझे नहीं चाहिए, ये सब कामचोर बहू की चाल है, जानबूझकर बर्तन ऐसे सजा के रखे हैं ताकि कोई और धो दे, सब समझती हूं मैं उसकी यह मक्कारी। संध्या ने पल भर को मां को देखा, फिर धीमे से बोली,
माँ, अब बातों को इतना गलत क्यों लेती हैं? प्रिया, भाभी तो दिन भर काम करती हैं। कमला जी की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। बस, अब अजय से इसकी शिकायत करूंगी। ये ज्यादा सिर चढ़ गई है। प्रिया का चेहरा सुर्ख हो गया। सुबह से वह लगातार चूल्हे के सामने लगी हुई थी। नाश्ता, बर्तन, फिर दोपहर का खाना। लेकिन जब भी कमला जी सामने आई, उनके मुंह से तारीफ की जगह सिर्फ और सिर्फ ताने ही निकले। अब सब्र का बांध टूट चुका था। प्रिया ने पलट कर कहा, आवाज भले धीमी थी, पर शब्दों में आग थी। मां जी, अब आप ज्यादा ही बोल रही हैं। मैं कुछ नहीं कह रही। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा आपकी बातें चुपचाप सुनती रहूंगी। जब आपकी मुंह से तारीफ निकल नहीं सकती, तो कम से कम बुराई भी मत कीजिए। कमला जैसे सन्न रह गई। घर के आंगन में बर्तन की आवाज थमसी गई। लता बुआ, जो देर से यह सब देख रही थी, मन ही मन मुस्कुराई। आखिर बहू ने बोल ही दिया। प्रिया आगे बोली, मुझे अब यह रोज रोज का तमाशा बर्दाश्त नहीं। चुपचाप शांति से बैठिए, वरना बाहर जाइए। कमला की आंखें लाल हो गई। उन्होंने तुरंत पलटवार किया। क्या कहा तूने? मुझे बाहर जाने को कह रही है तू? मैं इस घर की मालकिन हूं। तू है कौन जो मुझसे इस लहजे में बात करेगी? लता बुआ धीरे से बोली, अरे, अब तो बस कीजिए। लड़की थक गई है, गुस्से में सब बोल देती है, बच्ची जैसी ही है। कमला ने झट से कहा, लता दीदी, आप चुप रहिए। आप तो खुद इस घर में जहर फैलाती हैं। ये सब आपके सिर चढ़ाने का नतीजा है। और कमला इसी बात को मौका बनाकर जोर जोर से प्रिया पर चिल्लाने लगी। निकल, इस किचन से बाहर निकल। एक काम भी ढंग से नहीं आता है तुझे। तेरी मां को तो पुरस्कार देना चाहिए, जो इतनी घमंडी बेढंगी लड़की को झूठ बोलकर हमारे घर में ठूंस गई। अब तेरे मां बाप को बुलाकर ही तेरी शिकायत करूंगी। और इतना कहकर कमला ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचते हुए उसे किचन से बाहर धकेल दिया। प्रिया के बाल चेहरे पर आ गिरे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उधर लता बुआ भी पीछे पीछे निकली, ताकि हालात हाथ से ना निकल जाएं। ड्राइंग रूम में अजय और विनय बैठे थे। टीवी चल रहा था, लेकिन अब दोनों की नजरें मां और बहू पर टिक गईं। कमला गुस्से से बोली, अजय, देख ले अपनी बीवी को। मुझसे कहती है, निकल यहां से, तेरी जरूरत नहीं। ये दिन देखने ही बाकी थे इस घर में। अब अजय प्रिया को छुड़ाने लगा और अपनी मां से वजह पूछने लगा, आखिर क्या बात हो गई मां? इतना क्यों शोर मच रहा है? तब कमला ने मनगढ़ंत कहानी बेटे को सुना दी। देख, तेरी पत्नी को तूने इतना सिर चढ़ा दिया कि आज मुझे मेरे ही घर में कहती है कि तू चुप बैठ। प्रिया अपनी बातों से सफाई देने लगी। मैंने इस लहजे में नहीं कहा। आप पूरी बात बताइए। क्यों आधी अधूरी बात बता रही हैं? आपको क्या लगता है कि आप मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करेंगे और ऊपर से सीना जोरी भी दिखाएंगे? लेकिन बस अब ना तो आपकी चलेगी ना आपके इस बेटे की। प्रिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन अजय को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई, क्योंकि प्रिया ने उंगली दिखाकर उससे यह बात कही थी। उसने दो जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिए। पहली बार उसका हाथ छूटा था। प्रिया को कभी यह एहसास नहीं था कि अजय उसके ऊपर हाथ छोड़ देगा, वह भी जब उसकी कोई गलती ही नहीं थी। अब घर में सब लोग दुखी थे इस बात को लेकर, केवल कमला को छोड़कर। प्रिया ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप अजय को जोर का धक्का दिया और सिर्फ इतना कहकर ऊपर चली गई, अब तुझे और तेरी मां को छोड़ूंगी नहीं। घर की दीवारें अब भी उस थप्पड़ की आवाज से गूंज रही थीं। प्रिया ऊपर चली गई थी। अजय अब आग बबूला खड़ा था और कमला अपने भीतर की जीत पर जैसे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस कर रही थी। पर यह सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिक सका। जब अजय उसके पीछे जाने लगा, तो संध्या ने अपना अलग ही रूप दिखाकर अपने भाई को रोक लिया। बस भैया, बस करो अब। अजय ने चौंक कर अपनी बहन की ओर देखा। संध्या, तू बीच में मत बोल। तुझे पता नहीं क्या हुआ है? यहां मुझे सब पता है भैया, संध्या ने तीखे स्वर में कहा। सुबह से देख रही हूं, भाभी अकेली सारे काम कर रही थी, नाश्ता, खाना, कपड़े, बर्तन, सब कुछ। और आप लोग बस बैठे बैठे उनके पीछे पड़े हैं। मां, आप भी किस बात की कमी रह गई है भाभी में, जो हर वक्त आपको उनमें गलती नजर आती है? कमला ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा तमतमा गया। संध्या, तू अपनी जुबान संभाल कर बोल।
तेरी भाभी ने आज जो कहा वह मैंने सुना है। उसने मुझे घर से निकल जाने को कहा। मां! संध्या ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आप आधी बात क्यों बताती हैं हमेशा? मैंने सुना था, भाभी ने कहा था कि आप क्यों झगड़ा बढ़ा रही हैं। चुप बैठ जाइए। ये घर से निकाल देने जैसा कहा था क्या मां? हाँ, आपने बात को इतना बढ़ा दिया कि भाई ने हाथ उठा दिया, ने झुंझला कर कहा। संध्या, तू अपनी भाभी के पक्ष में मत बोल, उसे समझना आसान नहीं है। संध्या की आंखों में आंसू भर आए। भैया, मुझे बहुत अफसोस है, पर आज आपसे घृणा हो रही है। आपने भाभी पर हाथ उठाया, वह भी बिना वजह। मैं आपकी बहन हूं, लेकिन सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। कोई भी लड़की जब ससुराल में आती है तो उसे अपनापन चाहिए, और यहां उसे रोज अपमान मिल रहा है। अरे मां, मैं भी देख रही हूं कि आप कैसे हाथ धोकर भाभी के पीछे पड़ गई हैं और झगड़ा का मुद्दा निकालती हैं। और तुम भैया, बिना मुद्दों को जाने आपने उन पर हाथ उठा दिया। यहां पर आप दोनों बहुत गलत हैं। भाभी पराए घर की लड़की है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग उन पर जुल्म बरसाएंगे। इतना कहते कहते संध्या की आंखों से आंसू बह निकले और वह अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। कमला को समझ में आने लगा कि संध्या के साथ तो कुछ गलत हो रहा है उसके ससुराल में, लेकिन वह क्यों छुपा रही है सबसे। यहां प्रिया बहू अपने कमरे में बंद थी। रात तक वह अपने कमरे में ही भूखी प्यासी रही, लेकिन अब जब संध्या भाभी का हाल देखने आई तो साथ में खाना भी लेकर आई। लेकिन प्रिया ने साफ कह दिया कि उसे भूख नहीं है। रात को जब अजय अपने कमरे में गया तो दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई, और अब तो प्रिया ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वह इस घर में नहीं रहेगी। तो फिर अजय भी कहां रुकने वाला था। वह भी बोल उठा, चाहे तुम जो कर लो, ये घर तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बस अब प्रिया ने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें ही छोड़ दूंगी। उसकी इसी बात पर अजय हंसने लगा और सोने लगा, लेकिन प्रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। भूख तो उसे जोर की लगी थी, लेकिन अपनी जिद में वह कुछ खा नहीं रही थी। प्रिया ने सारी रात आंखों में काट दी थी। अजय करवटें बदलता रहा, पर अंत में उसने खुद को नींद में धकेल दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन प्रिया के भीतर कुछ टूट चुका था। वो शब्द, वो थप्पड़ और फिर पति की हंसी, सब उसके दिल में गहरे उतर चुके थे। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में पर्दे से झांक रही थी। प्रिया धीरे से उठी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में दृढ़ता। उसने अलमारी खोली, उसमें से अपने कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाल लिया। वह कुछ पल रुकी, अजय की ओर देखा। वह गहरी नींद में था। प्रिया के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। तुम्हें कभी फर्क भी नहीं पड़ेगा, वह बुदबुदाई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आ गई। लता बुआ पहले से ही आंगन में तुलसी के पास बैठी कुछ सोच रही थी। प्रिया को देखते ही चौंक गईं। अरे प्रिया बहू, इतनी सुबह कहां जा रही हो ये बैग लेकर? प्रिया ने शांत स्वर में कहा। बुआ, अब मैं जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए। लता बुआ हड़बड़ा गईं। क्या मतलब है हमेशा के लिए? बहू, पागल हो गई हो क्या? कहां जाओगी अकेली इस तरह? प्रिया के चेहरे पर दर्द और दृढ़ता दोनों थे। कहीं भी जाऊं, पर अब इस घर में नहीं रहूंगी। जब अपने ही घर में अपमान मिले तो फिर पराया घर क्या होगा? अब और नहीं सहा जाता बुआ। थोड़ी देर बाद घर में हलचल हुई। कमला जी जब पूजा के लिए आईं तो उन्होंने देखा कि आंगन में बुआ अकेली बैठी हैं। चेहरा उतरा हुआ। क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? कमला ने पूछा। लता बुआ ने गंभीर आवाज में कहा, तेरी बहू चली गई कमला, हमेशा हमेशा के लिए। कमला का चेहरा फीका पड़ गया। क्या? चली गई? कहां? मायके, और जाते जाते बस इतना कहा है कि अब लौटकर नहीं आएगी। अब वसंत सिंह जी के घर में एक अजीब सी नीरवता थी। प्रिया के जाने के बाद का वह एक महीना सबके लिए बोझिल था, मगर किसी ने भी पहल नहीं की। ना अजय ने फोन किया और ना ही प्रिया ने। बस कमला ही हर रोज यही दोहराती, जिस बहू में जरा सा भी संस्कार होता है वह यूं घर छोड़कर नहीं जाती। अब फैसला होगा, या वह इस घर में लौटेगी या फिर इस घर से उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। घर में यह बात हर किसी को अंदर तक हिला गई थी। लता बुआ जानती थीं कि मामला अब जिद का हो चुका है, और जब दोनों तरफ जिद हो तो बीच का रास्ता कोई नहीं बचता। दूसरी तरफ प्रिया का मायका।
वह अब अपने पुराने कमरे में रह रही थी। कमरे में वही दीवारें थीं, वही पुराना आईना और खिड़की से आती वही सुबह की धूप। पर अब प्रिया का चेहरा वैसा नहीं था। थकान, बेचैनी और एक अजीब सा ठहराव था उसमें। वो सुकून में भी थी, मगर अधूरी भी थी। कभी सोचती, शायद मैंने सही किया, और फिर अगले ही पल दिल कहता, पर क्या यह सही रास्ता है? इसी उधेड़-बुन के बीच एक दिन पिता अंदर आए। प्रिया बाल सुखा रही थी। तभी उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, जरा बैठो, कुछ बात करनी है। प्रिया ने सिर झुका लिया। जी पापा, पिता ने भारी आवाज में कहा। प्रिया, अब 1 महीना हो गया है। ना तेरा कोई फोन, ना ससुराल से कोई खबर। आखिर तू चाहती क्या है? प्रिया ने गहरी सांस ली। पापा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहां इज्जत नहीं है मेरी। जहां हर बात पर थप्पड़ मिले, जहां पति भी साथ ना दे, उस घर को घर कैसे कहूं? पिता की भौं सिकुड़ गई। बेटी, शादी कोई खिलवाड़ नहीं होती। ये जिंदगी का बंधन है, कोई रस्सी नहीं कि खींची और तोड़ दी। तुम्हारी तलाक लेने से इस समाज में हमारी क्या इज्जत बचेगी? प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, पापा, अगर मैं वहां रहकर खुद को तोड़ लूं, तो क्या वो समाज मेरी मरहम बनेगा? पिता कुछ पल चुप रहे और फिर कहा, हमारे घर की बेटियां ऐसे कदम नहीं उठाती, यूं थोड़ी सी बात पर घर नहीं छोड़ती। घर में सास बहू के बीच झगड़े होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बात वहीं से आगे बढ़ी जब मां कमरे में आई। उनकी आंखों में चिंता थी, पर शब्दों में नसीहत। बेटी, औरत का काम तो सहना ही होता है। घर तभी बनता है जब औरत झुकती है। तू अपनी जगह से हटकर क्यों सोच रही है? तू तो समझदार है। प्रिया ने आंसू रोकते हुए कहा, मां, क्या औरत की समझदारी का मतलब हमेशा चुप रहना है? पति का हाथ उठाना भी सही कहलाता है। मां चौंक गई। हाथ उठाया था उसने? अजय ने? प्रिया ने बस सिर हिलाया। मां का चेहरा उतर गया, पर अगले ही पल उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, गलती की होगी उसने, गुस्से में किया होगा। मर्द तो कभी कभी बहक जाते हैं बेटी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। बस थोड़ा वक्त दे। अजय बहुत अच्छा लड़का है। धीरे धीरे वह भी समझ जाएगा कि उसकी मां बुरी है। बस थोड़ा सह ले। उसके बाद तू ही तो उस घर की बड़ी बहू कहलाएगी। प्रिया झुकने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। यहां अजय को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कमला कई बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती, देखो अजय, बहू जैसी गई है, वैसे ही उसे लौट कर आना चाहिए। अगर तुम खुद जाकर मना लाओगे ना, तो सिर पर चढ़ जाएगी। औरतें एक बार हक जमा लें, तो फिर मर्द की इज्जत कहां रहती है? अजय ने धीमे से कहा, मां, इज्जत सिर झुकाने से नहीं जाती, बल्कि झुकने की ताकत रखने से बढ़ती है। वह एक पल के लिए रुका और फिर बोला, मुझे लगता है मैंने ही ज्यादा गलती की। उस दिन प्रिया से माफी मांगनी चाहिए थी मुझे। उल्टा मैं ही उस पर हाथ उठा बैठा। कमला भड़क उठी। बस अब यही बाकी रह गया था कि तू अपनी बीवी की गलती पर खुद को दोष देने लगा। बेटा, मैं तेरी मां हूं, तेरा भला चाहती हूं। बहू जैसी औरतें अगर आज झुक गई ना, तो कल पूरा घर संभल जाएगा। लेकिन अगर आज तू झुक गया, तो कल तेरी बात कोई नहीं मानेगा। अजय ने गहरी सांस ली। मां, कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुकना भी जीत होती है। उधर अजय अब और नहीं सह पा रहा था। वह अपने कमरे में गया और फोन उठाया। कई बार नंबर मिलाया। उधर प्रिया के मायके में भी हलचल थी। पिताजी अखबार पढ़ते हुए बोले, देखो, अब बहुत हो गया। लोग बातें बना रहे हैं। हमारी इज्जत दांव पर लग गई है। अजय ने गलती की थी, तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम जिंदगी भर का रिश्ता तोड़ दो। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, पापा, गलती एक बार नहीं, बार बार हुई थी। और मैं अब सिर्फ इसलिए नहीं लौट सकती कि समाज क्या कहेगा। मैं वापस जाऊंगी तो खुद के लिए, अगर वहां बदलाव दिखे, वरना नहीं। मां ने धीरे से बेटी का सिर सहलाया। बेटी, जिद छोड़ दे। अजय सुधर जाएगा, और तू भी तो उसके बिना अधूरी लगती है। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं। मां, अधूरी तो मैं वहां भी थी, जब हर दिन अपमान सुनती थी। बाहर आसमान में गर्मी उतर रही थी। अजय ने आखिर हिम्मत जुटाई और प्रिया को फोन मिलाया। पहली बार घंटी बजी, फिर दूसरी बार। प्रिया, सॉरी। कमरे में सन्नाटा छा गया।
प्रिया की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। अब माफी मांगने से क्या बदलेगा अजय? अजय ने धीरे से कहा, शायद सब कुछ नहीं, पर कोशिश तो कर सकता हूं। अगर तुम साथ दो तो। फोन के उस पार कुछ देर खामोशी रही। फिर प्रिया की आवाज आई, अजय, फिलहाल मुझे सुकून चाहिए। कॉल कट हो गई। धीरे धीरे प्रिया के मोबाइल पर अजय के संदेश आने लगे। हर संदेश में एक ही बात दोहराई जाती, प्रिया, बस आ जाओ ना। मैं वादा करता हूं, अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कब आऊं तुम्हें लेने? बस एक बार हां कह दो ना। पहले प्रिया इन संदेशों को बिना पढ़े मिटा देती थी, पर अब उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। वह जानती थी कि रिश्ता तोड़ देना आसान होता है, लेकिन जोड़ना साहस मांगता है। फिर एक दिन जब अजय ने उसके पिता को फोन किया, तो सबको महसूस हुआ कि शायद इस रिश्ते में अभी भी कुछ बचा है। प्रिया के पिता बोले, अजय बेटा, अगर तू सच्चे दिल से अपनी गलती मान चुका है तो दरवाजा बंद नहीं है। मगर ध्यान रहे, इस बार मेरी बेटी अगर वापस जाए तो उसे तू और तेरी मां दोनों बराबर इज्जत दोगे। अजय की आवाज कांप रही थी। जी पापा जी, अब एक भी गलती नहीं होगी। घर में जैसे एक मौन खुशी फैल गई। प्रिया ने अपने छोटे बैग में कपड़े रखे, पर इस बार उसने अपने दिल में ठान लिया था, अब वह प्रिया वह नहीं रहेगी जो हर बात पर चुप रह जाती थी। ससुराल की देहरी पर कदम रखते ही उसने कई कड़े फैसले लिए और अजय से वादा भी लिया कि वह सास बहू के झगड़े में बीच में नहीं पड़ेगा। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो प्रिया ने शांत मन से सबको परोसा। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता थी। अजय ने धीरे से प्रिया की ओर देखा और मुस्कुराया। घर अब फिर से घर लगने लगा है। प्रिया ने नजरें झुका ली। बस ये घर तब तक रहेगा जब तक सब एक दूसरे की मर्यादा समझेंगे। अब धीरे धीरे सब अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए थे। घर में फिर वही सुबह की रौनक, वही चाय की खुशबू और वही बर्तनों चम्मचों की आवाजें। पर अब प्रिया वैसी प्रिया नहीं रही थी। वह अपने काम करती, लेकिन अब अपनी सास की हर बात का जवाब मुस्कुराकर नहीं, बल्कि खामोशी से देती थी। नजरें मिलाने से बचती थी। कमला भी यह सब भांप चुकी थी, पर अपने भीतर का गुस्सा दबाकर रख रही थी। एक दिन सुबह जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे, कमला बोली, अरे बहू, अब तो घर में चैन है। तू भी ठीक से काम पर लग गई है। बस बातों में थोड़ी मिठास आ जाए तो मजा आ जाए। प्रिया ने बिना उनकी ओर देखे कहा, जी मां जी, जितना जरूरी होगा उतना बात करूंगी। लता बुआ हंस पड़ी, अरे, जमाना बदल गया है। अब बहुएं भी सिखा देती हैं कि इज्जत दो तभी इज्जत मिलेगी। कमला ने तीखी नजर से बुआ को देखा। लता, तुम तो बस आग में घी डालने के लिए हो, हमेशा की तरह। प्रिया बुआ के पास खड़ी होकर बोली, बुआ जी, आप चलिए, मैं आपका मनपसंद पराठा बनाऊंगी। बुआ मुस्कुराई, देखो कमला, तुम्हारी बहू मुझे तो बहुत भा गई है। कमला बस हम्मा कहकर रह गई। इन दिनों घर में एक नया उत्साह था, क्योंकि अब विनय की शादी के लिए लड़की देखने का सिलसिला शुरू हो गया था। वसंत सिंह जी, कमला, अजय और प्रिया सब मिलकर एक रिश्ते पर बात करने गए। लड़की का नाम था सलोनी, सलीकेदार, विनम्र और शिक्षित। जब सब लौटे तो कमला बहुत खुश थी। अरे वसंत सिंह जी, लड़की तो चांद का टुकड़ा निकली हो, ऐसे संस्कार, बात व्यवहार सब लाजवाब। प्रिया मुस्कुराई, तो फिर मां जी, क्या रिश्ता पक्का समझें? कमला ने थोड़ा ऊंचा स्वर किया, अरे, इन बातों में तेरी राय की क्या जरूरत? बड़े हैं, जो ठीक लगेगा तय करेंगे। प्रिया ने हल्के स्वर में कहा, मैं तो बस पूछ रही थी, आखिर घर की बहू भी तो जिम्मेदारी समझती है। लता बुआ ने प्रिया की ओर देखते हुए कहा, अरे, आजकल तो बहुएं ही असली जिम्मेदार हैं, आप चाहे माने या ना माने। वसंत सिंह जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे रहने दो, बहस क्यों? सुनो, रिश्ता तो अच्छा है, लड़की का परिवार भी संस्कारी है। कल ही पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं। उधर अगले कुछ दिनों में विनय और सलोनी की सगाई की तारीख तय हो गई। पूरा घर रौनक से भर गया। आरती नाचते हुए बोली, अरे वाह, अब तो घर में फिर से शादी की धूम मचने वाली है। लता बुआ हंसकर बोली, बस, अब तुम्हें तो दो दो बहुएं संभालनी हैं, तैयार रहो। कमला ने बुआ की बात पर आंखें तरेरी, पहले एक की तो नीयत संभल जाए, फिर दूसरी की सोचेंगे।
घर में अब हर तरफ खुशी का माहौल था। दीवारों पर नई पुताई की खुशबू, आंगन में रंग बिरंगे फूलों की सजावट। सब मिलकर जैसे यह घोषणा कर रहे थे कि वसंत सिंह जी के छोटे बेटे विनय की शादी होने वाली है। कमला जी अब पहले से भी ज्यादा सक्रिय हो गई थी। सुबह सुबह ही उठकर काम शुरू कर दिया। लता, देखो तो जरा ये जरी वाली साड़ी कैसी लग रही है। मैं सोच रही हूं इसे सलोनी की सगाई पर पहनूं। लता बुआ मुस्कुराई। अब तो लगता है जैसे तुम बेटे की नहीं, अपनी खुद की शादी कर रही हो। कमला गर्व से बोली। अरे लता, ऐसी बहू मिलेगी तो क्यों कोई खुश ना हो। सलोनी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, और सबसे बड़ी बात, बहुत अमीर घर की बेटी है। देखना, उसके आने से हमारे घर की किस्मत ही बदल जाएगी। प्रिया, जो वहीं चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ बोली। हाँ माँ जी, आपने तो पहले से ही बहू के सारे गुण गिन लिए हैं। अब बस शादी के बाद उनकी कोई कमी ना निकले। कमला ने उसे तीखी नजर से देखा। तेरे जैसे लोगों में तो अच्छाई भी बुरी लगती है। चल, तू जा और देख कि वह गहनों वाला कब तक आने वाला है। सलोनी के लिए जो सेठ बनवाना है ना, उसमें जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। लता बुआ ने बीच में कहा। इतना खर्चा भी ठीक नहीं है, आखिर घर की औकात भी दिखनी चाहिए। कमला ने नाराज होकर जवाब दिया। औकात से बढ़कर ही काम किया जाए तो समाज में इज्जत मिलती है लता। और फिर सलोनी जैसी बहू के लिए क्या कम, क्या ज्यादा। वसंत सिंह जी, जो अखबार पढ़ रहे थे, बोले। कमला, जरा संभल कर चलो खर्चों में। शादी में दिखावा ज्यादा होगा तो बाद में मुसीबतें हमें ही झेलनी पड़ेंगी। कमला ने झट कहा। आप बस रहने दीजिए जी, आपको तो हर खुशी में कमी निकालनी होती है। अब बहू अमीर घर की है तो शादी भी वैसी ही होनी चाहिए। शाम को जब प्रिया और अजय अपने कमरे में बैठे थे, प्रिया ने कहा। अजय, मां जी को देखो तो सही, सलोनी के आने से पहले ही उसे देवी बना रखा है। अजय ने हंसते हुए कहा। तुम तो बस हमेशा मां के खिलाफ रहती हो। अरे, उन्हें खुश रहने दो ना। छोटा बेटा है, पहली बार उनकी मन की शादी हो रही है। विनय की जिससे शादी होने वाली थी, उसका नाम था सलोनी। पढ़ी लिखी, अमीर घराने की, माता पिता की लाडली बेटी। कमला जी तो अब से अपनी होने वाली छोटी बहू सलोनी के गुणगान गाने लगी थी। बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी वह अपने बेटे विनय की शादी में। अरे संध्या, जरा वह सुनहरी वाली साड़ी निकाल, सलोनी के मम्मी पापा के स्वागत में वही पहनूंगी। कमला ने आवाज लगाई। संध्या जल्दी से बोली। हाँ मां, अभी लाती हूं। वैसे सलोनी भाभी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल फिल्म एक्ट्रेस जैसी। कमला मुस्कुराते हुए बोली। अरे हां, भगवान ने तो जैसे हमारे विनय के लिए ही बनाई है वो लड़की। अमीर घर, सुसंस्कृत माता पिता, अब तो नाम भी रोशन होगा हमारे परिवार का। इतना कहते हुए उन्होंने एक पल को प्रिया की ओर देखा, जो कोने में बैठी फूलों की माला बना रही थी। प्रिया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे कुछ भी महसूस न किया हो, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक चुभन उठी। प्रिया समझ गई कि अब इस घर में बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन उसने पहले से ही तैयारी कर ली कि अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो वह भी चुप नहीं रहेगी। प्रिया भी हंसी खुशी शादी की तैयारियों में जुट गई। वह खासकर किसी को यह भी जताना नहीं चाहती कि उसे गहने, कपड़ों, इन भव्य तैयारियों को देखकर जलन हो रही है। और वैसे जलन होना भी वाजिब है, क्योंकि जब बहुओं में भेदभाव होने लगता है तो रिश्तों में भी बहुत जल्द कड़वाहट आ जाती है। अजय पास आया और धीरे से बोला। प्रिया, तुम थोड़ा आराम कर लो, सुबह से भाग रही हो। प्रिया ने ठंडी हंसी के साथ कहा। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है काम करना। वैसे भी बड़ी बहू हूं ना, कुछ तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अब धीरे धीरे धूमधाम से शादी हो गई और सलोनी विनय की पत्नी बनकर और इस घर की छोटी बहू बनकर आ गई। शादी की रौनक अब धीरे धीरे उतर रही थी, लेकिन घर में अब भी खुशियों की गूंज बाकी थी। हर कोने में सलोनी के आने की चमक थी, नई बहू के कदमों की खनक, नए कपड़ों की महक और कमला जी के चेहरे पर एक नई चहक। सुबह का समय था। प्रिया रसोई में चाय बना रही थी। तभी कमला जी की तेज और चहकती आवाज पूरे आंगन में गूंजी। अरे सलोनी बेटा, इतनी सुबह उठ गई, आराम कर ले। तेरे लिए तो मैंने नाश्ते में खास पोहा बनवाया है। तू बैठ, मैं लाती हूं। प्रिया ने चाय का प्याला रखते हुए हल्की सी मुस्कान दी, पर उस मुस्कान में कड़वाहट का स्वाद छिपा था। वह खुद से बुदबुदाई।
वाह माँ जी, जब मैं नई आई थी तो कहा था कि बहू को सुबह 5 बजे उठना चाहिए। अब सलोनी के लिए आराम का आदेश। लता बुआ, जो वहीं बैठक में बैठी थी, मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया, तुम भी ना हर चीज दिल पर ले लेती हो। प्रिया ने पलटकर कहा, बुआ जी, दिल पर नहीं लेती, लेकिन जब दो बहुओं में इतना फर्क साफ दिखे तो नजर कैसे हटाऊं। लता बुआ ने धीरे से चाय का कप उठाया और बोली, देखो, मां की सोच हमेशा छोटे बेटे की ओर ज्यादा नरम होती है। यह तो हर घर की कहानी है। इतने में कमला जी अंदर आईं, सलोनी के लिए जूस लेकर। लो बेटा, यह अनार का जूस पी ले, थकान उतर जाएगी। और हां, विनय को बोलना अब ऑफिस की टेंशन मत लें, 2-4 दिन और आराम कर लो। प्रिया ने जानबूझकर ताना मारते हुए कहा, मां जी, लगता है अब हमारे घर के नियम भी सलोनी के हिसाब से बदल रहे हैं। कमला ने भौं उठाई। क्या मतलब है तुम्हारा? प्रिया ने विनम्र लहजे में कहा, कुछ नहीं मां जी, बस यूं ही कहूं कि अब घर का माहौल कुछ बदल गया है। सब बहुत खुश हैं। कमला बोली, तो इसमें बुरा क्या है? जब घर में नई बहू आती है तो खुशियां बढ़ती हैं। और वैसे भी सलोनी तो लक्ष्मी के रूप में आई है हमारे घर में। देखो, सब कितने प्रसन्न हैं। अजय ने भी प्रिया को समझाने की कोशिश की। अरे प्रिया, नई बहू है, सबका ध्यान जाता है उस पर। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। उधर सलोनी ड्राइंग रूम में बैठी थी, मोबाइल पर फोटो स्क्रॉल करती हुई। कमला जी उसके बगल में बैठी मुस्कुरा रही थी। देख सलोनी बेटा, तेरी शादी की तस्वीरें तो बिल्कुल फिल्म जैसी आई हैं। तू तो हमारी शान बन गई है। सलोनी ने शर्माते हुए कहा, मां, आप भी ना कुछ भी कह देती हैं। अरे सच्ची कह रही हूं, तू है ही इतनी प्यारी। तेरे बोलने का तरीका, तेरा पहनावा, सब कुछ क्लास है। प्रिया वहीं से गुजर रही थी। उसने यह सब सुन लिया। क्लास? हाँ, क्लास तो अब मायने रखती है, संस्कार नहीं। थोड़े दिन बाद प्रिया को इस बात से बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसकी शादी के बाद जब अजय ने हनीमून का प्लान किया था तो सास ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उनके परिवार में यह सब नहीं होता। अगर घूमने ही जाना है तो अगले हफ्ते हम सब मंदिर चलेंगे। लेकिन अब तो छोटी बहू को हनीमून पर जाते देख इतनी खुश थी कि एयरपोर्ट छोड़ने तक साथ गई थी। लता बुआ और प्रिया इसी बात का मुद्दा बनाकर धीरे धीरे बातें करतीं। लेकिन नई बहू सलोनी बहुत अच्छी स्वभाव की लड़की थी। सलोनी ने आते ही जान लिया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जहां सासू मां उससे इतनी मीठी बोलती है, इतने प्यार से देखभाल कर रही है, वहीं बड़ी बहू के लिए उनके बोल बड़े कड़वे थे। और धीरे धीरे सलोनी बुआ से सब कुछ जानने लगी। सुबह का वक्त था। आंगन में धूप की हल्की किरणें उतर रही थीं। रसोई से बर्तनों की खनक और चाय की खुशबू आ रही थी। प्रिया हमेशा की तरह काम में जुटी थी। सलोनी अपने कमरे से अभी अभी निकली थी। बाल खुले, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कमला जी ने उसे देखते ही आवाज लगाई, अरे सलोनी बेटा, तू उठ गई? चल, नाश्ता तैयार है, बैठ जा, तेरा टिफिन भी पैक कर दूंगी। प्रिया वहीं से गुजर रही थी। उसने झट से कहा, मां जी, टिफिन मैं पैक कर देती हूं। कमला ने उसे घूरते हुए कहा, रहने दे, तुझसे कहां बनता है। सलोनी की पसंद तो मुझे पता है। प्रिया चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर खामोश गुस्सा साफ झलक रहा था। उधर सलोनी ने स्थिति भांप ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, रहने दीजिए ना, प्रिया भाभी को करने दीजिए। वैसे भी वह मेरा टिफिन बहुत प्यार से तैयार करती हैं। बुआ जी, जो बैठी चाय पी रही थीं, मुस्कुराकर बोलीं, कमला, तू तो छोटी बहू को जैसे कांच का बर्तन समझती है। कांच नहीं, हीरा है, हीरा। कमला बोली। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। सलोनी नौकरी वाली बहू थी। उसे घर के कामों के लिए फुर्सत कहां होती थी। वैसे भी सलोनी को घर के काम आते ही नहीं थे, लेकिन उसके थोड़े मोड़े काम अब कमला ने अपने ऊपर ही ले लिए थे। लेकिन बड़ी चालाकी से वह सारे काम बड़ी बहू पर ही थोप देती थी। लेकिन प्रिया भी थी चालाक। वह अब सलोनी को कमरे से बुलवाकर कामों में लगवा देती। लेकिन यह सब देख कमला जल भुन जाती, क्योंकि उनका मानना था कि छोटी बहू अमीर घराने से आई है और ऊपर से इतनी अच्छी नौकरी में भी है, तो इसे तो सिर्फ आराम ही करना चाहिए। और कायदे से देखा जाए तो सारा काम बड़ी बहू को ही देखना चाहिए, क्योंकि पहले तो प्रिया बहू खुद गरीब घर की है।
दूसरे, ना दहेज में कुछ लेकर आई, ना ही कोई नौकरी पर है, तो इनको यहां राज करने का कैसा हक? कमला की यही चालबाजियां उन्हीं पर भारी पड़ जातीं और आखिरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए सलोनी ने दो दो नौकरों का इंतजाम कर लिया और कुछ इस तरह प्रिया भी अब कामों से कुछ हद तक आजाद थी। लेकिन कमला को यह देखा नहीं जाता कि उनकी लाडली बहू, उनकी बड़ी बहू इतनी अच्छी से पेश क्यों आती है और वह उसके मन में जहर घोलने लगती। लेकिन सलोनी, अच्छे संस्कारों और परवरिश से पली बड़ी लड़की, को यह सब जचता नहीं। इसीलिए वह भी कमला से दूरी बनाए रखने की भरपूर कोशिश करती। एक शाम का वक्त था। आंगन में कमला जी चारपाई पर बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला और चेहरे पर नाराजगी के लक्षण। पास ही लता बुआ आई और बोली, क्या हुआ? आज तो बड़ी खामोशी है घर में, कोई तकरार नहीं? तकरार करूं भी तो किससे? अब तो घर में नौकरानियां घूमती हैं, काम भी वही करती हैं, और मेरी छोटी बहू तो अपने ऑफिस के काम में ही लगी रहती है। बड़ी बहू को देखो, उसे तो अब बस आराम करने की आदत पड़ गई है। अब घर में खुशनुमा माहौल था। वक्त खुशी खुशी से कट रहा था, लेकिन उस दिन का माहौल कुछ ऐसा था जैसे बरसों से दबाव अब फूट पड़ा हो। हवाओं में तनाव घुला था। दीवारें भी मानो हर आवाज को कैद कर लेना चाहती थीं। सलोनी अपने मायके में थी, इसलिए उसकी अनुपस्थिति में प्रिया का कोई साथी नहीं था जो उसका पक्ष ले सके। कमला के चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे लंबे इंतजार के बाद उसका बदला पूरा होने वाला हो। सुबह से ही हल्की नोकझोंक चल रही थी। कमला ने इस बार फिर से बेटे के कान में बहू के खिलाफ जहर भरने की कोशिश की, लेकिन अजय नहीं पिघला। लेकिन इस बार झगड़े में प्रिया भी बहुत कुछ बोल गई और यह सब बातें वसंत सिंह जी के कानों तक पहुंच गईं। पहली बार वसंत सिंह जी गरजती हुई आवाज में बोले, क्या हो रहा है यहां? सुबह सुबह चिल्लाने की क्या जरूरत है बहू? कमला ने मौका नहीं गंवाया, आंसू निकालते हुए बोली, आप ही बताइए जी, ये बड़ी बहू अब हमें सिखाएगी कि कैसे बोलना है, क्या पकाना है, कैसे रहना है। वसंत सिंह जी ने प्रिया की ओर देखा। बहू, क्या यह सच है? प्रिया कुछ बोलती, उससे पहले ही कमला ने बीच में कहा, अरे सिर्फ इतना ही नहीं, कल इसने मुझसे कहा कि अब से किचन में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब साफ है, इसे हमारा रहना पसंद नहीं। अब वसंत सिंह जी का चेहरा लाल हो चुका था। बस बहुत हो गया। इस घर में मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज नहीं सुनी और आज मेरी ही बहू मेरी पत्नी को नीचा दिखा रही है। यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। अजय कुछ कहना चाहता था, पर पिता के गुस्से के आगे उसकी जुबान बंद थी। कमला ने वही मौका साध लिया, बोली, मुझे तो बस इतना चाहिए कि प्रिया के मम्मी पापा को बुलाकर बताइए कि उन्होंने कैसी परवरिश दी है, ताकि दोबारा किसी घर की बेटी ऐसी ना हो। बस अब सारी शिकायत प्रिया के मम्मी पापा के सामने की गई। प्रिया ने देखा कि उसके पिता का सिर झुक गया है। जाते जाते उन्होंने प्रिया के आगे हाथ जोड़ दिए। मेरी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाना। पहली बार घर की किसी बेटी की शिकायत सुनने को मिल रही है। रात करीब 11:30 का समय था। घर में सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। तभी अचानक फोन की तीखी घंटी ने पूरे घर की नींद तोड़ दी। अजय ने उन्नींदी आंखों से फोन उठाया। हेलो, कौन? फोन के उस पार एक टूटी सी आवाज आई। भैया, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे लेने आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी यहां। अजय सन्न रह गया। ये तो संध्या की आवाज थी। अजय घबरा कर बोला, संध्या, क्या हुआ? किसने कुछ कहा तुझे? बोलना। संध्या की रोने की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। बस बीच बीच में उसकी सिसकियां और एक ही जुमला, बस नहीं सह सकती भैया, बस अब बहुत हो गया। इतना सुनते ही अजय ने झट से अपने पिता के कमरे का दरवाजा खटखटाया। पापा, जल्दी आइए, संध्या ने फोन किया है, बहुत बुरी हालत में है। वसंत सिंह जी नींद से उठे, चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या संध्या? उसने फोन किया? अभी चलो। कुछ ही पलों में अजय, विनय और वसंत सिंह जी गाड़ी लेकर निकल पड़े। रास्ते में सिर्फ सन्नाटा था और उनके दिल की धड़कनें तेज। गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती जा रही थीं। करीब 1 घंटे बाद वे संध्या के ससुराल पहुंचे। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक झटके से वसंत सिंह जी बाहर निकले और दरवाजा पीटने लगे।
दरवाजा खोलो, संध्या कहाँ है? अंदर से किसी ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने संध्या की सांस खड़ी थी, चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता। क्या रात के इस वक्त घर तोड़ने चले आए? आपकी बेटी तो जरा सी बात का पहाड़ बना देती है। वसंत सिंह जी ने उसकी बात अनसुनी की और जोर से पुकारा, संध्या बेटा, कहाँ है तू? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंदर के कमरे से एक धीमी कराह सुनाई दी। अजय और विनय ने दौड़कर दरवाजा खोला और जो देखा वह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। संध्या बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा सूझा हुआ, होंठ फटे हुए, बाल बिखरे हुए और कपड़ों पर जगह जगह खून के निशान थे। उसकी हालत देखकर दोनों भाइयों के गुस्से की कोई लता नहीं रही। अजय कांपती आवाज में बोला, यह किसने किया? तभी पीछे से तरुण आया, शराब के नशे में धुत, और बोला, कह दिया था इसे कि जुबान बंद रख, लेकिन इसे तो आदत है घर की बात बाहर ले जाने की। विनय ने बिना एक पल गवाए तरुण का कॉलर पकड़ा और उसे एक जोरदार मुक्का मारा। तूने मेरी बहन को जानवरों से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया। वसंत सिंह जी का गुस्सा अब विस्फोट में बदल चुका था। शर्म नहीं आती तुझे? एक औरत पर हाथ उठाता है, वह भी पत्नी पर। तरुण कुछ बोलने ही वाला था कि अजय ने भी उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। अब तो पुलिस ही तेरे लिए जवाब देगी। संध्या ने सांस बीच में संभाली और बोली, हमारे घर की इज्जत का तमाशा मत बनाइए। पति पत्नी में झगड़े तो चलते रहते हैं। इस बार वसंत सिंह जी गरजे, इज्जत की बात तो वो करें जिसकी नीयत साफ हो। तुम्हारी इज्जत तब खत्म हुई जब तुमने अपनी बहू पर अत्याचार करवाए। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। अजय ने सबूत के तौर पर संध्या के घाव दिखाए। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और उसी रात तरुण व उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे संध्या मायके में उभरने लगी और खुलने लगी। एक एक बात बताती कि कैसे वह उस नरक में जी रही थी। एक दिन बैठक में विनय अपनी बहन पर चिल्ला उठा, संध्या, तुम इतना कुछ सहती रही, लेकिन एक बार भी किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी। क्या हम पराए थे? संध्या ने अपने आंसू पोंछे, भैया, शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। सासू मां प्यार से बातें करती, तरुण भी अच्छा लगता था, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद सब बदल गया। पापा ने जो कुछ दिया था उसे देखकर भी वे लोग खुश नहीं थे। एक दिन सासू मां बोली, तेरे बाप ने बस इतना ही दिया, अब मेरे बेटे की प्रमोशन हुई है, हमें गाड़ी चाहिए। वसंत सिंह जी ने सिर झुका लिया, आंखें भर आईं। भैया, मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने पापा से और कुछ नहीं मांगूंगी, और यहां सारी गलती मेरी सास की है। तरुण तो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन मेरी सास हर बात का मुद्दा बनाकर अपने बेटे के सामने ऐसे प्रस्तुत करती जैसे मैं बहुत बुरी हूं। जब तक मैं मुंह बंद रखती तब तक तरुण को चलता, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलती तो वह शुरू हो जाता। संध्या की आवाज कांपने लगी। उसकी मां हर बार कहती, बहू को दबा के रखो वरना सिर पर चढ़ जाएगी। भैया, मैं सहती रही, बस ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। हर दिन और बुरा होता गया। विनय गुस्से से खड़ा हो गया, उसकी मुट्ठियां बंध गईं। संध्या, क्या हम तेरे लिए पराये हो गए थे? संध्या ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं भैया, ऐसा मत कहो, मैं डरती थी। मुझे लगता था आप लोग मुझे ही गलत ठहराओगे, कहोगे कि बहू हो तो थोड़ा तो सहना ही पड़ता है, जैसे सब औरतें सहती हैं। अब प्रिया आगे आई, उसकी आंखें भीग चुकी थीं। नहीं संध्या, अब वो जमाना नहीं रहा जब औरतें चुप रहती थीं। तूने बहुत सह लिया, अब तेरी आवाज दबेगी नहीं। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह मामला बस चुप नहीं रहेगा, अब कानून बोलेगा। हम सब तेरे साथ हैं, चाहे जो हो जाए। वसंत सिंह जी अपनी कुर्सी से उठकर संध्या के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटी, मुझे माफ कर दे। पिता होकर भी तेरा दर्द नहीं जान पाया। अब तुझे कोई नहीं सताएगा। तू उस घर वापस नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। संध्या ने धीरे से पापा के हाथ पकड़ लिए। पापा, मुझे अब सिर्फ एक चीज चाहिए, उस आदमी से आजादी। मुझे तलाक चाहिए। बस इतना कहते ही संध्या फूट फूट कर रो पड़ी। प्रिया से भी यह सब सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए वह अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे अजय भी उसके पास आ गया। देखा अजय, एक औरत कितना सह लेती है, और संध्या से मेरी हालत भिन्न नहीं है।
बस फर्क इतना है कि तुम अब मेरे साथ हो, लेकिन मैं भी टूट चुकी हूं। अजय के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब संध्या का तलाक हो चुका था। वह फिलहाल अपने चाचा चाची के घर पर थी, क्योंकि संध्या उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। यहां घर पर माहौल अब भी बड़ा बोझिल था, और वजह थी सिर्फ कमला। कमला अब भी प्रिया के पीछे ही पड़ी थी। बेटी की हालत देखकर भी उनके मन में थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वह तो बेहद जालिम सास थी। लेकिन सबके मन में एक शंका थी, कमला का छोटी बहू से इतना मोह क्यों? सिर्फ पैसों की वजह से? अजय आए दिन के छोटे मोटे झगड़ों से परेशान हो चुका था, और उसने एक बड़ा फैसला ले लिया, अलग रहने का। धीरे धीरे समय ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। अजय और प्रिया अब शहर के नए फ्लैट में रहने लगे थे। छोटा सा लेकिन सुकून भरा घर, दीवारों पर हल्के पीले रंग की पेंटिंग्स, खिड़की के पास रखे गमले और प्रिया के हाथों की सजी हुई रसोई, सब में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। अजय अब पहले से शांत और आत्मविश्वासी दिखता था, और प्रिया के चेहरे पर अब वो घबराहट नहीं थी जो कमला के घर में रहती थी। उसके हाव भाव में अब एक सुकून था, जैसे किसी ने सालों की कैद के बाद उसे खुली हवा दे दी हो। निशा बुआ का ज्यादातर समय अब इसी घर में बीतने लगा। कभी प्रिया के साथ रसोई में बैठकर बातें करती, तो कभी अजय के साथ। एक दिन जब प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, अब तो यह घर आपका ही घर बन गया है, तो निशा हंसते हुए बोली, अरे बेटा, घर तो तब घर बनता है जब उसमें अपनापन हो। यहां वो हर कोने में महसूस होता है। वहां कमला भाभी के घर में तो अब सन्नाटा बसता है, और वह खुद उस सन्नाटे में डूबी रहती है। प्रिया चुप हो गई। कुछ पल के लिए उसने खिड़की से बाहर देखा। नीचे बच्चे खेल रहे थे। कोई चिंता नहीं, कोई झगड़ा नहीं। धीरे से बोली, बुआ, वह आज भी मुझसे नफरत करती है ना, पर मुझे ना फर्क नहीं पड़ता। किसी के मन की कड़वाहट का बोझ मैं अब उठाना नहीं चाहती। लता बुआ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। सही कह रही हो बेटा, औरतें तभी सशक्त होती हैं जब वह दूसरों की नफरत से खुद को छोटा नहीं समझती। अजय यह सब सुन रहा था, मुस्कुरा दिया। बुआ, अब तो मां भी चाहे तो मैं प्रिया को वहां कभी अकेला नहीं भेजूंगा। जो सुकून इस घर में है, वह मुझे कभी वहां नहीं मिला। लता बुआ ने गहरी सांस ली। तुम्हारी मां अब भी सबके सामने यही कहती है कि उस लड़की ने मेरा बेटा छीन लिया, पर असल में सच ये है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से रिश्तों की दीवार गिरा दी। जब घर एक में प्यार की जगह ताने बज जाए, तो कोई भी बेटा कब तक झेलता रहेगा? प्रिया ने शांत स्वर में कहा, शायद वक्त के साथ वह भी समझेंगी बुआ, लेकिन अगर नहीं भी समझी तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी दुनिया अब यहीं है। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक के साथ जैसे सब कुछ अपनी जगह स्थिर हो चुका था। बस दूर उस पुराने घर में कमला बैठी थी, अकेली, गुस्से के बीच झूलती हुई। कभी बेटे की मुस्कान याद आती तो कभी बहू की बातें, लेकिन अब वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, याद रखना, रिश्ते खामोशी से नहीं टूटते, बल्कि तब टूटते हैं जब दिलों में ताने जगह बना लेते हैं और प्यार कहीं पीछे छूट जाता है। घर वहीं होता है जहां अपनापन हो, और जिंदगी वहीं खूबसूरत होती है जहां सुकून हो। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है दोस्तों।